नमस्कार, मैं अनिल सक्सेना कैपिटल गेन्स के 7th पार्ट के साथ आज उपस्थित हूँ। हमने इससे पहले चर्चा की थी कि क्या हम जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल्स घटा के नेट सेल प्रोसीड्स निकालते हैं और नेट सेल प्रोसीड्स में से हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के दशा के अंदर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट घटाने के बाद हम ग्रॉस कैपिटल गेन तक पहुंचते हैं। तो ग्रॉस कैपिटल गेन टैक्सेबल नहीं होता। इसमें से हमें सेक्शन 54 के अंतर्गत डिफरेंट सबसेक्शंस के अंतर्गत कुछ डिडक्शंस कुछ एग्जेम्पशंस प्राप्त होती हैं और उन सारे एग्जेम्पशंस की चर्चा आज के इस लेक्चर में हम करेंगे। कैपिटल गेन्स हेड में जहाँ तक स्वीकृत डिडक्शंस का सवाल है, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सेक्शन 1037 के अंतर्गत हमको एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर टू थ्रू कंपलसरी एक्विजिशन इज कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। तो धारा 1037 के अंतर्गत यदि किसी कृषि भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण के अंतर्गत ट्रांसफर होता है तो वो धारा 1037 के अंतर्गत पूर्णतः कर मुक्त किया गया है। कर मुक्ति के संबंध में एग्रीकल्चर लैंड के बारे में हमने जिक्र किया था कि एग्रीकल्चर लैंड अपने आप में कैपिटल एसेट ही नहीं होती। तो एग्रीकल्चर लैंड की टैक्सेबिलिटी और उसके ट्रांसफर के संबंध में उत्पन्न होने वाले कैपिटल गेन्स की चर्चा हम इससे अगली स्लाइड में करेंगे। लेकिन यहाँ धारा सेक्शन 1037 के अंतर्गत ये प्रोविजंस है कि यदि किसी एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी के एक्विजिशन किया जाता है तो उससे जो जनरेट होने वाला कैपिटल गेन है वो पूर्णतः एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 1037। इसके अलावा जो कैपिटल गेन्स हेड की सेक्शंस में हमें कर मुक्तियाँ मिली हुई हैं, कुछ एग्जेम्पशंस मिले हुए हैं, वो अधिकतर उनका जो ग्राउंड है, उनका जो लॉजिक है वो ये है कि जब हम किसी पर्टिकुलर एसेट्स को बेचते हैं और उसके बेचने से हमको कैपिटल गेन उत्पन्न होता है, उस कैपिटल गेन को कमाना करदाता का उद्देश्य नहीं होता। जो करदाता है वो सिर्फ अपनी संपत्ति को चेंज कर रहा होता है। जैसे किसी ने अपने रहने का मकान बेचा और उसको बेचने से कोई कैपिटल गेन उत्पन्न हुआ और उस कैपिटल गेन को वो अपनी जेब में न रख के उससे रहने का ही मकान दूसरा खरीद ले। तो इससे ये अभिप्राय होता है कि उस व्यक्ति का उद्देश्य कैपिटल गेन से अर्निंग करना ना होके बल्कि अपने रहने का स्थान परिवर्तित करना था। तो ये सारी सेक्शन जो सेक्शन 54 के अंतर्गत हैं ये इसी लॉजिक पे डिपेंड करती हैं कि आपने कोई मकान बेच के मकान लिया, आपने एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड ले ली, आपने कोई इंडस्ट्रियल यूनिट की संपत्तियां बेच के इंडस्ट्रियल यूनिट कहीं दूसरी जगह स्थापित किया। तो इन सारी सब सेक्शंस के अंतर्गत आपको इस तरह के एग्जाम्पशंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहली सेक्शन है 50 सेक्शन 54, जिसके अंतर्गत हम रेजिडेंशियल हाउस बेच के यदि दूसरा रेजिडेंशियल हाउस ले लें तो हमें एग्जाम्पशन मिलती है। इसकी डिटेल में चर्चा हम करेंगे। सेक्शन 54 बी के अंतर्गत अगर हम कोई शहरी कृषि भूमि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचें और दूसरी एग्रीकल्चर लैंड खरीदें तो उससे उत्पन्न होने वाला जो कैपिटल गेन है वो सेक्शन 54 बी के अंतर्गत कर मुक्ति का आधार बनता है। सेक्शन 54 डी के अंतर्गत हम तब डिडक्शन देते हैं जब कोई लैंड एंड बिल्डिंग किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की हमारी कंपलसरी एक्विजिशन के अंतर्गत आती है और कंपलसरीली एक्वायर करने के बाद हम उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को उस जगह से विस्थापित करके किसी अन्य जगह पे दोबारा एस्टेब्लिश करते हैं। तो इस दौरान यदि लैंड एंड बिल्डिंग को कंपलसरी एक्विजिशन से जो हमें कंपेंसेशन मिला उसमें जो कैपिटल गेन हमको होता है उसकी डिडक्शन हमको सेक्शन 54 डी में मिलती है। सेक्शन 54 ई सी के अंतर्गत हमको तब डिडक्शन मिलती है जब हम किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इमूवेबल एसेट को बेचते हैं और उनसे जो कैपिटल गेन हुआ उसे हम
कुछ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो नोटिफाइड बॉन्ड्स हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के और अन्य के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इस आशय से नोटिफाइड किए जाते हैं, उन बॉन्ड्स के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सेक्शन 54 ईसी के अंतर्गत छूट पाने के अधिकारी होते हैं। सेक्शन 54 एफ बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, जिसके अंतर्गत हमें अपना मकान, ऐसा कोई करदाता जिसके पास अपना रहने का कोई मकान नहीं है, वो अपनी किसी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचे और उससे जो प्रोसीड्स उसको प्राप्त हों, उस प्रोसीड्स को वो अपने पास ना रख के बल्कि उससे किसी रहने के मकान को खरीद ले। तो किसी भी लॉन्ग टर्म एसेट को बेच के प्रोसीड्स को यदि रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट किया जाता है ऐसे करदाता द्वारा जिसके पास पहले से रहने का कोई मकान नहीं है, तो उसका आशय कैपिटल गेन कमाना ना होके बल्कि अपने रहने के मकान को खरीदना होता है। और ऐसे केस के अंदर हमको सेक्शन 54 एफ की छूट प्राप्त होती है। सेक्शन 54 जी में अगर हम किसी ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट जो किसी शहरी क्षेत्र में स्थापित है, उसकी प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग हम बेचें और उसका उद्देश्य उस यूनिट को अर्बन एरिया से हटा के रूरल एरिया के अंदर दोबारा एस्टेब्लिश करना हो, तो इस पूरे मतलब उस इंडस्ट्रियल यूनिट की शिफ्टिंग के दौरान जो हमें कैपिटल गेन्स प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग पे होता है, उस कैपिटल गेन की छूट सेक्शन 54 जी के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं यदि हमने निर्धारित अवधि के अंदर वो सारा जो प्रोसीड्स हैं वो नई किसी इंडस्ट्रियल यूनिट की स्थापना में खर्च कर दिए हैं। सेक्शन 54 जी ए के अंतर्गत हमें छूट तब प्राप्त होती है जब हम किसी इंडस्ट्रियल यूनिट की लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को बेचें जो किसी अर्बन एरिया के अंदर स्थापित हो और उसको हम शिफ्ट करें किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जो एसईजेड के अंतर्गत विस्थापित करने के लिए हम शहरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ट्रांसफर करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए यदि हम कोई लैंड एंड बिल्डिंग या प्लांट एंड मशीनरी बेचते हैं, तो उससे उत्पन्न होने वाले कैपिटल गेन पे हमें छूट प्राप्त होती है सेक्शन 54 जी ए के अंतर्गत। इसके अलावा सेक्शन 54 जी बी की छूट हमें मिलेगी तब जब कोई स्टार्टअप, यदि कोई नया जो उपक्रम है, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ कोई स्टार्टअप स्टार्ट होना होना चाहता है, वो उसकी जो बेसिक कैपिटल है उसके लिए उस स्टार्टअप को आरंभ करने के लिए कोई कंपनी बनाई जाती है और उस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचे और उस कंपनी के शेयर्स में अपना निवेश करे ऐसी नए स्टार्टअप की कंपनी में, और वो जो कंपनी है वो विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड उसका जो शेयर्स के सब्सक्रिप्शन से पैसा प्राप्त हुआ है उसे प्लांट एंड मशीनरी या निश्चित कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर इत्यादि के अंदर निवेश करे, तो उसकी सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनकी डिटेल में चर्चा हम आगे आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। लेकिन सेक्शन 54 जीबी की छूट हमें तब प्राप्त होती है जब कोई नया स्टार्टअप खोलने के लिए कोई व्यक्ति अपने रहने का मकान बेचता है और उसकी प्रोसीड्स से प्राप्त धन को वो एक नए स्टार्टअप के लिए स्थापित कंपनी, एलिजिबल कंपनी में के शेयर्स में सब्सक्राइब करने के अंदर इन्वेस्ट करता है और वो कंपनी भी उस धन को उस स्टार्टअप के शुरू करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी इत्यादि खरीदने के अंदर व्यय करती है, तो सेक्शन 54 जीबी की हमको छूट प्राप्त होती है। इससे आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन्स की जब हम गणना करते हैं तो उसमें एग्रीकल्चर लैंड अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड इशू बन जाता है। इसके संबंध में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमने सबसे पहली स्लाइड में आपको ये बताया था कि कैपिटल गेन की परिभाषा में दो चीज़ों का होना आवश्यक है। किसी कैपिटल एसेट का ट्रांसफ़र हुआ हो, यानी कि कैपिटल एसेट और ट्रांसफ़र, ये दो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। जब हमने कैपिटल एसेट को डिफाइन करने की कोशिश की थी तो उसकी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन दी थी कि कुछ संपत्ति ऐसी हैं जो कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होती। तो कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होने वाली संपत्तियों के अंदर चर्चा आई थी एग्रीकल्चर लैंड की। ऐसी कोई रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है और उसका प्रयोग कृषि कार्यों के लिए हो रहा है, तो उसे हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को जब बेचा जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाला जो कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन टैक्सेबल इसलिए नहीं होता कि कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल करने के लिए पूंजी संपत्ति कैपिटल एसेट का होना आवश्यक है और रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं माना जाता। तो कैपिटल एसेट जब नहीं माना जाएगा तो एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर से उत्पन्न होने वाला जो पूंजी लाभ है, कैपिटल गेन्स है, उसकी टैक्सेबिलिटी
कैसे होगी, उसके लिए हमने विभिन्न छूटों को और एग्जेम्पशन की चर्चा क्यों की है, इसके संबंध में हम आज आयकर के नियमों का इस स्लाइड में अध्ययन करेंगे। Rural agriculture land is not a capital asset to capital gains on transfer of rural agriculture land is neither computed nor taxable। यानी कि जो ग्रामीण कृषि भूमि है वो न तो कैपिटल एसेट है, न उसके ट्रांसफर से उत्पन्न होने वाले कैपिटल गेन की हम गणना करते हैं, और न ही वो टैक्सेबल होता है। लेकिन यदि किसी रूरल एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर किया गया है एज ए स्टॉक इन ट्रेड, यदि कोई प्रॉपर्टी डीलर है, यदि कोई आदमी रियल एस्टेट के अंदर डीलिंग करता है और ज़मीनों को खरीदना बेचना उसका एक रेगुलर एक्टिविटी ऑफ बिजनेस है, उस दशा के अंदर यदि इस बिजनेस के अंतर्गत वो अपनी किसी रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचता है, उस पर लाभ कमाता है, तो निश्चित रूप से रूरल एग्रीकल्चर लैंड जब कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो उससे उत्पन्न होने वाला लाभ कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन स्टॉक इन ट्रेड को बेचने से उत्पन्न होने वाला ऐसा लाभ जो किसी प्रॉपर्टी डीलर ने कमाया है, वो अंडर पीजीबीपी हेड यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होता है। तो यदि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बेचा गया है तो टैक्सेबिलिटी अट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन वो भी कैपिटल गेन हेड में नहीं बल्कि बिजनेस प्रोफेशन हेड के अंतर्गत उस पर टैक्स देना होता है। ये थे जो प्रोविजंस हमने डिस्कस किए, वो किसी रूरल एग्रीकल्चर लैंड के संबंध में थे। अब हम चर्चा करते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। पहली बात तो हम ये करेंगे कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, शहरी कृषि भूमि और ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि को हमने सबसे पहले लेक्चर में डिफाइन किया था कि जब कोई कृषि भूमि डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी कि उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है, उसके आधार पर हम म्युनिसिपल एरिया से किलोमीटर्स की दूरी तय करते हैं, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो यदि कोई कृषि भूमि उस शहर की निर्धारित म्युनिसिपल सीमाओं से बाहर स्थित होती है तो उसे हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड मानते हैं। यदि वो म्युनिसिपल एरिया के निर्धारित किलोमीटर्स के अंतर्गत आती है तो फिर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हो जाती है। और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो है उससे उत्पन्न होने वाला जो आपका कैपिटल गेन है, वो कैपिटल गेन टैक्सेबल हो सकता है, लेकिन उस पे अगर हमने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को किसी कंपलसरी एक्विजिशन के तहत बेचा है कि सरकार द्वारा उसका अनिवार्य अधिग्रहण कर लिया गया है, तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से उत्पन्न होने वाला जो कैपिटल गेन है वो भी धारा 1037 के अंतर्गत कर मुक्त कर दिया गया है। तो शहरी कृषि भूमि का अगर हस्तांतरण अनिवार्य अधिग्रहण के अंतर्गत किया गया है तो हम धारा 1037 के अंतर्गत एग्जेम्पशन पाने के अधिकारी होते हैं। इनके अलावा यदि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हमने बिना किसी कंपलसरी एक्विजिशन के अंतर्गत बेची है तो वो, चूंकि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड अपने आप में कैपिटल एसेट है, हमने बताया कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कैपिटल एसेट नहीं होती। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात नहीं हो रही है, यहाँ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की बात हो रही है। हम अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो कैपिटल एसेट है उसे हम बेचें तो, और वो जो विक्रय है वो भी कंपलसरी एक्विजिशन के अंतर्गत ना हुआ हो, क्योंकि कंपलसरी एक्विजिशन के अंतर्गत होगा तो 1037 के अंतर्गत पूर्णतः कर मुक्त है। यदि हम बिना किसी कंपलसरी एक्विजिशन के अंतर्गत किसी शहरी कृषि भूमि को बेचते हैं तो उस कृषि भूमि से के हस्तांतरण से उत्पन्न होने वाले कैपिटल गेन्स के ऊपर हमको सेक्शन 54B की छूट प्राप्त होती है, जिसका हम डिटेल में अध्ययन आने वाले समय में करेंगे। तो ये थे नियम एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफर से उत्पन्न होने वाले कैपिटल गेन्स की टैक्सेबिलिटी के संबंध में। इससे आगे हम जब आगे आने वाले सेक्शंस में सेक्शन 54 की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत जो डिडक्शंस हैं उन सब के अंदर अधिकतर जो सेक्शंस हैं उनमें एक बात कॉमन आती है कि कैपिटल गेन अकाउंट्स स्कीम। तो जब तक हम कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम के बारे में नियम नहीं जानेंगे तब तक हम सेक्शन 54 की विभिन्न छूटों का अध्ययन नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि बार बार उसके अंदर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट मनी के संबंध में जिक्र आएगा। तो एक बार हम समझते हैं कि कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम क्या होती है। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम
1988 में 1988 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसीलिए इसका नाम कैपिटल गेन अकाउंटिंग स्कीम 1988 के नाम से इसको पुकारा जाता है। इसके अंतर्गत दो तरह के अकाउंट खुलते हैं, टाइप ए का अकाउंट और टाइप बी का अकाउंट, जो किसी नोटिफाइड बैंक के अंदर ही खुल सकते हैं। शुरू में जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी तो लगभग 28 बैंक्स को नोटिफाइड किया गया था कि इन बैंक्स के अंतर्गत कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत खाते खोले जा सकते हैं। टाइप ए अकाउंट एक तरह का सेविंग बैंक अकाउंट होता है और टाइप बी अकाउंट एक तरह का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होता है। और इसको जब हम किसी नोटिफाइड अकाउंट के नोटिफाइड बैंक के अंदर को खोलते हैं तो हमें ये लाभ प्राप्त होता है कि जब हम किसी भी धारा के अंतर्गत सेक्शन 54 के अंतर्गत जैसे हमने कोई मकान बेचा और उस मकान को बेचने से हमको जो प्रोसीड्स प्राप्त हुई उसको दूसरे मकान में इन्वेस्ट करने के लिए हमको 2 साल का या 3 साल का वक्त मिला। इनकम टैक्स के रूल्स कहते हैं कि कोई जल्दबाजी का निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपनी मकान को बेचता है और सोच विचार के 2 साल के अंतर्गत कोई नया मकान खरीद लेता है या 3 साल के अंतर्गत कोई नए मकान का निर्माण करा लेता है तो भी वो सेक्शन 54 के अंतर्गत छूट पाने का अधिकारी होता है। तो जब वो किसी प्रीवियस ईयर के अंदर मकान को बेचेगा और उस मकान के बेचने से उसको कैपिटल गेन उत्पन्न होगा और उस प्रीवियस ईयर के खत्म होने के बाद जब इनकम टैक्स के रिटर्न भरने की तारीख आएगी तो उस तक उसको पैसे को इन्वेस्ट उसने नहीं किया हो लेकिन उसका उस प्रोसीड्स को किसी रेजिडेंशियल हाउस को खरीदने में ही निवेश करने का इरादा हो तो कैसे वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को ये बात एश्योर करेगा कि प्रोसीड्स का प्रयोग वो निर्धारित उद्देश्य से यानी कि मकान खरीदने के लिए ही करेगा। ऐसे विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कभी उसे निवेश मकान में करना होता है तो कभी उसको निवेश एग्रीकल्चर लैंड में करना होता है तो कभी उसको निवेश नए इंडस्ट्रियल यूनिट की स्थापना में करना होता है। तो जो स्पेसिफाइड पर्पस के इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको अगर वो दिए हुए समय में या रिटर्न भरने की तारीख तक नहीं कर पाता और वो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को ये इंश्योर करना चाहता है कि द प्रोसीड्स विल बी यूटिलाइज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस ओनली तो उस पैसे को वो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के अंतर्गत नोटिफाइड बैंक्स के में खाता खोल के जमा करा देता है। वो खाता एक डेजिग्नेटेड अकाउंट हो जाता है जिसको इनकम टैक्स की डिक्लेरेशन के अंदर वो बता भी देता है कि पैसा जो है वो एक नोटिफाइड बैंक में जमा करा दिया गया है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत और उस पैसे का प्रयोग निर्धारित अवधि के अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा। यदि वो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत जमा रहता है तो उसे निवेश मानते हुए सेक्शन 54 से लेकर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो स्पेसिफिक पर्पस से इन्वेस्ट करने के लिए जो छूटें हैं उनके अंतर्गत उसको हम निवेश मानते हुए छूट दे देते हैं। तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का आशय उस पैसे को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को बताते हुए इस नोटिफाइड बैंक्स के अंतर्गत ये कहते हुए जमा करना कि उस पैसे या उस पर्टिकुलर अकाउंट से धन निकालने के बाद करदाता उसका प्रयोग स्पेसिफाइड पर्पस से करेगा और विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में कर लेगा और उसको रिटर्न भरते समय सेक्शन 54 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत छूट प्रदान कर दी जाए। इसलिए ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का खाता खोला जाता है। इस खाते के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और वो इंटरेस्ट का कैपिटल गेन हेड से कोई संबंध नहीं होता। जैसे हम बैंक अकाउंट पे मिलने वाले इंटरेस्ट को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करते हैं ठीक उसी तरह से इस इंटरेस्ट का भी टैक्सेबिलिटी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत रेगुलर वे में जैसा होता है वैसे ही होगी। और यदि हमको इस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिटेड मनी को हमें कभी विड्रॉ करना हो तो हमें विड्रॉ करने के लिए तो किसी अकाउंट परमिशन की आवश्यकता नहीं होती इनकम टैक्स से। लेकिन जब इस खाते को हम बंद करते हैं तो बंद करने के लिए हमें अवश्य इनकम टैक्स ऑफिसर की परमिशन की आवश्यकता होती है क्योंकि जब इस खाते को निर्धारित अवधि के बाद बंद किया जाता है तो इनकम टैक्स ये जानना चाहता है कि उस खाते के अंदर जो पैसा जमा कराया था उसका प्रयोग स्पेसिफाइड पर्पस से विद इन टाइम लिमिट किया गया या नहीं किया गया। यदि नहीं किया जाता है तो दी गई एग्जेम्पशन वापस ले ली जाती है, विड्रॉ कर ली जाती है। और यदि इस खाते को बंद करते समय ये पाया जाता है कि करदाता ने उस कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंतर्गत जमा धन का प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों से ही किया गया है और विद इन टाइम लिमिट कर लिया गया है तो वो छूट जो उसको पहले साल में मिली थी वो बरकरार रहती है। यदि इस खाते के अंदर कोई पैसा अनयूटिलाइज्ड रह जाता है
तो जो पहले छूट हमने दी थी वो ये मानते हुए कि टाइम निकल जाने के बाद भी करदाता ने उसका प्रयोग विशिष्ट उद्देश्यों से नहीं किया, इसलिए हम उस छूट को वापस ले लेते हैं। तो ये डिस्कशन था, आरंभिक डिस्कशन, जिसकी चर्चा करना आवश्यक इसलिए था क्योंकि आने वाले समय में हम जब सेक्शन 54 के अंतर्गत हम बहुत सारी जो छूटों का अध्ययन करेंगे, उन छूटों के अंतर्गत हम बैकग्राउंड समझ पाएँ कि कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम क्या होती है, एग्रीकल्चर लैंड के ट्रांसफ़र के संबंध में कैपिटल गेन्स के क्या नियम हैं। ये हमने बैकग्राउंड की चर्चा आज की। आने वाली स्लाइड्स के अंतर्गत हम सेक्शन 54 के अंतर्गत दी जाने वाली छूटों की डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का डिस्कशन हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार।